अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान फ़िरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हालिया वक़्तों में न जाने ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान की इमेज की चाँदी-चाँदी हो गई है। और जब मैं लफ्ज़ चाँदी-चाँदी कह रहा हूँ, इसकी बेसिक वजह यही है कि चाँदी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महँगी होती जा रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो इमेज है, ये जो ग्लोबल सुपर पावर्स हैं, जिसमें चाइना की हम बात करें, रशिया की हम बात करें या यूएस की हम बात करें, उसमें पाकिस्तान की इमेज में काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें। और ऑन द अदर हैंड इंडिया की जो इमेज है, उस इमेज के अंदर कहीं न कहीं इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसकी फेलियर की झलक नज़र आती है। अब ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये जो ग्लोबल सुपर पावर्स हैं, वो पाकिस्तान को ज़्यादा प्रेफ़र करना स्टार्ट कर रहे हैं या पाकिस्तान को प्रेफ़र कर रहे हैं और इंडिया की तरफ जो है इनके जो ताल्लुकात हैं या इंडिया इंडिया के लिए जो इनका स्टांस है, वो थोड़ा-सा सॉफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है या थोड़ा-सा वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इट इज़ अ होल लॉट ऑफ सिनेरियोज़ एंड होल लॉट ऑफ रीज़न जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, उस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो ग्लोबल सुपर पावर्स हैं, उनमें 3 सुपर पावर्स हमारे सामने नज़र आती हैं यूएस, चाइना एंड रशिया। जब हम इन सुपर पावर्स की बात करते हैं, तो इनका मकसद ये होता है कि ये बेसिकली ना इनके पास मिलिट्री पावर भी होता है, मिलिट्री भी है, अच्छी खासी क्वालिटी एंड अच्छी खासी जो है इनकी कुव्वत है और इसके साथ-साथ जो है फाइनेंशियल बैकिंग भी इनके पास बहुत ज़्यादा है और ये जो है रीजन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। इसीलिए हम इनको सुपर पावर्स या ग्लोबल पावर कहते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें जो 3 सुपर पावर्स हैं यूएस, रशिया और चाइना, जिसमें अमूमन ये देखा गया है कि रशिया और चाइना तकरीबन एक ब्लॉक है या रशिया और चाइना नॉर्मल एक पेज पे होते हैं और अमेरिका जो है वो एक अपोज़िट पार्टी होती है या अपोज़िट पेज पे अमेरिका इन दोनों सुपर पावर्स के अगेंस्ट होता है। तो हालिया वक़्तों में ये हुआ है कि इंडिया की नेशनल फॉरेन पॉलिसी जो है, वो थोड़ी-सी वीक हुई है और इसका पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है, वो जयशंकर साहब को जाता है। अब जयशंकर साहब जो पिछले दौरों में जहाँ पे भी जाते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप में जाते थे या जितने भी इस तरीके के स्टेट्स होते थे, वहाँ पे कोई इनसे सीधा सवाल भी करता था, तो वहाँ पर वो उनको टेढ़ा जवाब देते थे। यूरोप के अंदर उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, इनकी जो स्पीचेज़ हैं, बहुत ज़्यादा दिखाई जाती थी कि वो किस तरीके से रिप्लाई कर रहे होते थे और जो है वो बेसिकली इस तरीके की एरोगेंस शो करते थे, जो कि कुछ क्वार्टर्स के अंदर जो है ना अच्छी नहीं समझी जाती थी। इसके साथ-साथ अगर हम एक-एक करके चलें, तो हम सबसे पहला स्टांस जो है ना, वो अमेरिका का डिस्कस करने चाहते हैं कि अमेरिका का जो रोल अभी रहा है या अमेरिका इंडिया की तरफ की बात करें, पाकिस्तान की तरफ की बात करें, तो उसमें क्या हुआ है? अच्छा, कल रात की ही बात करें, 2 ट्वीट्स डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने जो है की हैं, जिसमें सबसे पहली ट्वीट जो है कि उन्होंने हमें इंडिया के ऊपर जो है वो टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, जिसमें वो कहते हैं that remember while India is our friend, we have over the year done relatively little business with them because the tariffs are far too high, among the highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any country. यानी वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि इवन दो हम इंडिया हमारा दोस्त है, लेकिन इनके साथ ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, जिसकी बेसिक बुनियाद उन्होंने डायरेक्ट इंडिया को ब्लेम किया है और इंडिया की पॉलिसीज़ को ब्लेम किया है। ऑल्सो दे हैव ऑलवेज बॉट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द मिलिटरी इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया। फिर उन्होंने ये बात की है कि उन्होंने अपना जो इक्विपमेंट है वो रशिया से खरीदा, जैसे इसकी एग्जांपल S-400 हम लेके चलते हैं एंड रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी अलोंग विद चाइना एट अ टाइम व्हेन एवरीवन वांट्स रशिया टू स्टॉप द किलिंग इन यूक्रेन। यानी वो बेसिकली कह रहे हैं कि जब यूक्रेन की वॉर चल रही थी तो इंडिया ने रशिया से जो है, इवन दो वो सैंक्शंस लगे हुए थे रशिया के ऊपर, तब भी उनसे जो है वो ऑयल या इस तरीके की एनर्जी इंपोर्ट्स की हैं, जिसकी वजह से जो है हमें ये अच्छा नहीं लग रहा और ना सिर्फ वो टैरिफ लगा रहे हैं, यानी उनको आगे जाके ये कहते हैं इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग अ टैरिफ ऑफ 25% प्लस अ पेनल्टी फॉर द अबव, यानी रशिया को सपोर्ट करने की पेनल्टी भी देगा स्टार्टिंग ऑन द अगस्त 1st। अच्छा, यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, वो एक और ट्वीट मज़ीद करते हैं, जिसके अंदर वो बेसिकली पाकिस्तान से होने वाली ट्रेड डील को कंक्लूड करने पे मुबारकबाद देते हैं और यहाँ पर ये बात भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाएँगे ऑयल रिज़र्व्स को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर ये बात कहते हैं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूज़िंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप। यानी वो जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हू नोज़ मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। यानी अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया को फ्यूचर में ऑयल बेच सकता है। अब इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचें कि वो डोनाल्ड ट्रम्प जो कि इंडिया को पिछले 2 महीने में 25 दफ़ा कह चुका है कि हमने ट्रेड डील ऑफ़र करी, जिसकी वजह से उन्होंने वॉर को रोका है और इंडियन जो गवर्नमेंट है वो उसको कैटेगोरिकली ओपन स्टेज के ऊपर डिनाई नहीं कर पा रही। तो वो
डोनाल्ड ट्रम्प आज ये कह रहा है कि ट्रेड टैरिफ भी तुम्हें देंगे, तुम्हें ट्रेड टैरिफ भी देना पड़ेगा और पाकिस्तान को हम इतना सपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान जब इतना ऑयल प्रोड्यूस कर लेगा कि एक वक्त ऐसा आ सकता है कि इंडिया को अगर ऑयल चाहिए तो वो पाकिस्तान से खरीद सकता है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव स्टांस है। तो अच्छा ये 3 चीज़ें एक साथ हुई हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि ट्रेड टैरिफ्स इंडिया के साथ डोनाल्ड ट्रम्प का बहुत ज़्यादा वोकल होके ये बात कहना है कि उन्होंने सीज़फायर कॉज़ किया है और इसके साथ-साथ ये जो ऑयल की बात की जा रही है या जो पेनल्टीज़ की बात की जा रही है। ये सारी की सारी ये बात बताई जा रही है कि अमेरिका का जो इस वक़्त फ़ोकस है, वो इंडिया से थोड़ा-सा हट के टुवर्ड्स पाकिस्तान जा रहा है। अच्छा इसके साथ-साथ अमेरिका ने 2 बातें और भी कही हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 बातें और भी कही हैं कि वो जो है अमेरिका में आईफ़ोन्स नहीं बनने देंगे, वो जो है उनके जो लोग हैं उनको जॉब्स वगैरह नहीं देना चाह रहे, स्टूडेंट्स के ऊपर भी कुछ बैरियर्स लगाने की बात कर रहे हैं। तो इस वक़्त पूरा का पूरा जो अमेरिकन या डोनाल्ड ट्रम्प का स्टांस है थोड़ा-सा एंटी इंडियन नज़र आता है। जबकि पाकिस्तान के लिए वो आसिम मुनीर साहब को लंच पे बुलाते हैं, लंच पे बात करते हैं, उनको थैंक यू भी कहते हैं और इस तरीके से वो बार-बार जो है वो पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि दे आर गुड पीपल एंड स्टफ लाइक दैट। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा ये अमेरिका की बात की कट कर लेते हैं। दूसरी बात अगर हम करें चाइना की बात करें तो चाइना ने हमेशा से पाकिस्तान को पीछे से भी सपोर्ट किया है, इस बार तो फ्रंट से भी सपोर्ट किया है। जब हम बात करते हैं मिलिट्री की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें तो ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर चाइना वाज़ आवर फ्रेंड जिसको अब हम कह सकते हैं, जिसने हमें ग्राउंड इंटेलिजेंस भी दी, जिसने हमें टैक्टिकल इक्विपमेंट्स भी दिए और इस तरीके से इंडिया को एक अच्छा जवाब देने के लिए हम लायक बने, उसकी वजह बेसिकली चाइना ही था। और अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया ने भी बेसिकली पाकिस्तान को आफ्टर आफ्टर पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की बात की है और काफ़ी ज़्यादा जो है एक हाई एंड देने की कोशिश की, जिसमें स्टील मिल्स के ऊपर भी बात की जा रही है कि स्टील मिल्स को रिजुवेनेट किया जाएगा और दोबारा से जो है वो रशिया, चूँकि रशिया ने ही एक ज़माने में स्टील मिल लगाई थी, वो उसको दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। तो देखें अगर इन तीनों कंट्रीज़ की बात करें तो एक बात तो ये है, अगर हम रशिया की बात करें, रशिया और इंडिया के ताल्लुक बहुत पुराने चलते हैं और वो एक-दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसकी वजह ये है कि इंडिया ने अपना, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा, इंडिया और रशिया के ताल्लुकात ऐसे हैं कि उन्होंने उनसे वेपन्स भी लिए, उनसे ऑयल भी लेते हैं, उनसे एनर्जी के दूसरे मीन्स भी लेते हैं, यानी गैस भी लेते हैं। तो अगर रशिया पाकिस्तान की तरफ जा रहा है तो इंडिया को कभी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तो इंडिया को इस बात का भी गुस्सा बोलें, गम बोलें, कुछ भी इस तरीके की चीज़ बोलें, इंडिया को इस चीज़ का भी गुस्सा और गम लगा हुआ है कि रशिया क्यों इतना पाकिस्तान के क्लोज़ जा रहा है। और चाइना तो वैसे भी था और इंडिया चाइना के दरमियान के जो मामलात हैं वो हमेशा से नरम-गरम चलते रहते हैं कि आमने-सामने तो लड़ते नहीं हैं, बट पीछे से डीप डाउन कोई ना कोई किस्म के क्लैशेज़ वगैरह उस तरीके के राइवलरी बोलें, जेलसी बोलें, इस तरीके से चल रही होती है। तो अब ये 3 कंट्रीज़, ऐसा क्या हो गया कि ये 3 कंट्रीज़ जो हैं, ये थोड़ा-सा पाकिस्तान अलाइन्ड की तरफ ज़्यादा हो गए हैं और इंडिया की तरफ इनका जो झुकाव है वो कम हो गया है। तो बेसिकली एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई किसी का दुश्मन हमेशा के लिए नहीं होता और कोई किसी का दोस्त हमेशा के लिए नहीं होता। जब आपको एज़ अ कंट्री किसी और कंट्री की नीड होती है तो आप अच्छे दोस्त हैं और जब आपके जो कंट्री के लेट्स से ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, कोई दूसरी कंट्री में रुकावट बनती है तो वो उनके एनिमी बन जाते हैं या वो जो है उनके अच्छे दोस्त नहीं रहते। तो अमेरिका, चाइना और अगर हम रशिया की बात करें, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंसर्न है, अगर हम पावर की बात करें तो पावर डायनामिक अब वेस्ट से चेंज हुआ है और वो अब एशिया की तरफ आना स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर जो 2 कंट्रीज़ जो कि इस खित्ते के जो पीस है उसको बरकरार रखेंगे या इस खित्ते के डेवलपमेंट पे जो 2 कंट्रीज़ असर अंदाज़ होंगे, नंबर 1 इज़ ईरान एंड नंबर 2 इज़ अफ़गानिस्तान। ईरान, अब जैसे कि हमने देखा कि ईरान ने किस तरीके से जो इज़राइल से वॉर लड़ी, उन्होंने भी बार-बार मिसाइल्स मारे और इज़राइल, जिसको ये था कि हमारा कभी आयरन डोम ब्रेक नहीं हो सकता, उस आयरन डोम को भी उन्होंने ब्रेक किया और उसके अगेंस्ट भी ईरान को काफ़ी ज़्यादा ईरान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अटैक हुए और कहीं न कहीं जाके ग्लोबल सुपर पावर्स ने उस वॉर को रोकने की कोशिश की और जो भी पीछे-पीछे चल रहा था। और अफ़गानिस्तान में अमेरिका की भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा टाइम उसने वहाँ पे उसको कंट्रोल हासिल करने में लगाया है और इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मैन पावर भी लगी है, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी भी लगी है। तो अगर एशिया के पावर की बात करें, एशियन पॉलिटिक्स की साइकिल की बात करें या एशियन पॉलिटिक्स इन जनरल की बात करें, तो ये 2 कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नज़र आती हैं और इन दोनों कंट्रीज़ तक जो पहुँचने का रास्ता है, फिलहाल वो पाकिस्तान से नज़र आता है। एक तो पाकिस्तान इनसे बॉर्डर करता है और एक बात ये भी देखी जाती है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, अगर हम रशिया और चाइना की बात करें तो इनको भी इक्वल इम्पोर्टेंस चाहिए या वो भी इक्वली इन दोनों कंट्रीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं।
इसी वजह से वो अपने जो ट्रेड्स वगैरह की बात करते हैं और उनके जो रूट्स की बात करते हैं वो पाकिस्तान के थ्रू की बात करते हैं। यानी अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया ने ईरान के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह की बात की है, चाइना ने ईरान के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड की बात की है और अफ़गानिस्तान के थ्रू वो जो रोड इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों कंट्रीज़ भी जानते हैं और समझते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान के थ्रू उनको अपनी ट्रेड को आगे बढ़ाना है, ईरान के थ्रू अपनी ट्रेड को आगे बढ़ाना है, तो पाकिस्तान उसमें की रोल प्ले कर सकता है। चाहे वो इन टर्म्स ऑफ पीस की बात करें तो पाकिस्तान या इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइज़ेशंस हो सकते हैं, यूथीज़ होते हैं या हमास होते हैं या किसी किस्म के भी एक्सट्रीमिस्ट तरीके के एलिमेंट होते हैं जिनको वो एक्सट्रीमिस्ट समझते हैं या एक्सट्रीमिस्ट होते भी हैं, उनको टारगेट करने के लिए पाकिस्तान एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने नज़र आता है और ये बात अमेरिका भी समझता है। इसीलिए आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट भी किया, उनकी बातें भी सुनी और अभी पाकिस्तान के अंदर ही पिछले बल्कि इसी हफ्ते के अंदर एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें अमेरिका के जनरल वगैरह भी आए हुए थे और दूसरे सेंट्रल एशियन जनरल्स भी मौजूद थे जिसमें पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो कहीं न कहीं इस रीजन की स्टेबिलिटी, इस रीजन की ग्रोथ का जो ताल्लुक है वो पूरी की पूरी दुनिया पे पड़ेगा। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की क्रेडिबिलिटी ने बहुत बड़ा हिट लिया। कैसे हिट लिया कि इंडिया जो कि जैसे मैं कह रहा था कि जयशंकर साहब की हम बात कर रहे थे कि वो अपने आप को एक बहुत बड़े पावर हाउस की तरह शोकेस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरों को डिग्रेड कर रहे थे इन अदर वर्ड्स। उनके साथ ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जो मिलिट्री प्रोग्रेस है या मिलिट्री स्ट्रेंथ है या मिलिट्री कुव्वत है, वो ऐसी नज़र आई कि वो इंडिया से अगर अच्छी नहीं, तो इंडिया की टक्कर की नज़र आई। देखें, इंडिया के जहाज़ गिराना, रफ़ाएल को गिराना, वो बहुत बड़ी बात समझी जाती है। इवन दो लेट्स से चाइना ने काफ़ी हेल्प की है, चाइना के वेपन्स थे, तो वेपन्स तो इंडिया के पास भी रशियन थे और फ्रांस के वेपन्स थे, तो दैट इज़ नॉट द केस कि वेपन आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है। उन वेपन्स को चला कौन रहा है, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं न कहीं जब पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री पावर्स को दिखाया और उसके बाद जब आसिम मुनीर साहब को जो है जनरल से फील्ड मार्शल के ओहदे पे ले जाया गया, तो ये बात नज़र आ रही थी कि जो मिलिट्री डिसीजंस हैं, वो किस डायरेक्शन में आने वाले हैं, जो फ्यूचर के हम डिसीजंस की बात करते हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कौन शेप करने वाला है। तो एक चीज़ तो ये भी नज़र आ रही थी। दूसरी बात यहाँ पर ये भी नज़र आ रही थी कि इंडिया ने जो पहलगाम वाक़या है, उसकी कोई जो है ना क्रेडिबल रिसर्च या क्रेडिबल कोई एविडेंस अब तक अवाम को नहीं दिया और उसने जो है ना एक सॉर्ट ऑफ बिग बुली का रोल अदा किया इस पूरे इंसिडेंट में। जब इसके इसके मुल्क में एक वाक़या होता है पहलगाम इंसिडेंट, वंस अगेन जितनी भी वीडियोज़ अब तक हमने कही हैं, उसमें ये बात को हमने कहा है कि ये इंसिडेंट एक कंडेमेबल इंसिडेंट है, उसको कोई भी अच्छा नहीं कह सकता। और इस इंसिडेंट के बाद इंडिया को करना ये चाहिए था कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत है, दे शुड हैव गॉन पब्लिक विद इट। उनको पब्लिक की तरफ जाना चाहिए था, उन्हें दुनिया भर को बता देना चाहिए था, देखें ये सबूत हैं और जो है पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व्ड है। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अवाम को थोड़ा-सा जिंगोइज़्म दिखाने के लिए या अवाम को थोड़ा-सा खुश करने के लिए उन्होंने कुछ मिसाइल गिराए और एक 4 दिन की जंग हुई और 4 दिन की जंग के बाद वो अपनी दुनिया में है कि हमने ये कर लिया या हमने वो कर लिया और इस तरीके से पाकिस्तान हमारी तरफ गिर-गिरा के आया। लेकिन इनकी ही अगर हम जो लोग नेशनल असेंबलीज़ हैं या इनके जो भी डिप्लोमेटिक असेंबलीज़ होती हैं, उनके अंदर अगर हम डायलॉग देखें जो आजकल चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, तो अपोज़िशन सिर्फ़ एक ही बात कर रही है कि भाई आपने क्या-क्या खोया वो पब्लिक करो। और गवर्नमेंट इस पोज़ीशन में नहीं कि वो उसको पब्लिक करे। फॉर एनी रीज़न दे फाइंड इट राइट, लेकिन वो अभी इस चीज़ों को पब्लिक नहीं कर रही। तो कहीं न कहीं ये जो वीक स्टांस ऑफ द गवर्नमेंट है या ये जो वीक गवर्नेंस या वीक गवर्नमेंट है या वीक गवर्नेंस है एंड वीक फॉरेन पॉलिसी है, ये भी जो सुपर पावर्स है ना इनको थोड़ा-सा हर्ट करती है या इनका जो स्टांस है उनको थोड़ा-सा शिफ्ट करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि इस वक़्त ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन, इन टर्म्स ऑफ पावर या इन टर्म्स ऑफ जो भी लोकल पर्सन है जो कि डिसीजन ले सकता है। और इंडिया में इस वक़्त ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। इंडिया में ये चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल नज़र आ रही हैं। तो इस वक़्त इंडिया की जो पोज़ीशन है वो थोड़ी-सी वीक है। लेट्स सी आगे वक़्तों में क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया में या ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई कंट्री हमेशा ऊपर नहीं रहती और कोई कंट्री हमेशा नीचे नहीं रहती। कोई कंट्री किसी कंट्री की हमेशा दोस्त नहीं रहती और कोई कंट्री किसी कंट्री की हमेशा दुश्मन नहीं रहती। लेट्स सी आगे क्या होता है और ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा, ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया अपनी इस फेलिंग फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से टैकल करता है या पाकिस्तान अपनी इस ग्रोइंग इम्पोर्टेंस को किस तरीके से मज़ीद और बेहतर बनाता है। लेट्स सी आगे क्या होता है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आती है तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।